हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप सेज यूएस नेगोशिएटर्स टू हेड टू पाकिस्तान फॉर ईरान टॉक्स। यूएस प्रेसिडेंट अनाउंसेस टॉक्स इन इस्लामाबाद एंड एक्यूजेस ईरान ऑफ वायलेटिंग सीज फायर, वार्निंग तेहरान ऑफ सिवियर रिपरकशंस। इसको कहते हैं टॉक टॉक फाइट फाइट। आप एक तरफ अपना एक ऐसा फेस दिखाएं जिसमें आप कहें हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप साथ साथ जो एक रियलिटी है, जो एक जंग जारी है, उसको भी जारी रखें। ये पॉलिसी डोमेस्टिक ऑडियंस को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए और साथ साथ जिन लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनको मैसेजिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। बट जिस लेवल पे ये कॉन्फ्लिक्ट पहुंच गया है, आप उसको इतना ईजी नहीं ले सकते और ये अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते। पिछली दफ़ा जो टॉक्स हुए थे उसमें रियलिटी ये है कि 21 आवर्स के इंटेंस जो टॉक्स थे उसमें दे वर वेरी क्लोज टू एन एग्रीमेंट क्यों नहीं हो सका? अब्बास इराक्ची जो हैं इरानियन फॉरेन मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि बिल्कुल एंड के 2 आवर्स में जो बातचीत हो रही थी, जब हम समझ रहे थे हम बहुत क्लोज हैं टू अ बिगर रियलिटी, जो एक अच्छी डील क्लैंच हो सकती थी, उसमें एकदम से हमें ये लगा कि अमेरिकन्स ने अपने गोल पोस्ट चेंज करने शुरू कर दिए हैं कि पहले वो कितने परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम ईरान अपने पास रख सकता है, कितने पे वो एग्री कर रहे थे। 20 ईयर्स की बात कर रहे थे, हम 5 ईयर्स की बात कर रहे थे, और उसके बाद एकदम उन्होंने कह दिया कि आपको फॉरएवर, यानी आपको राइट ही हासिल नहीं है यूरेनियम एनरिचमेंट का और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पास रखने का। सो आप हमें ये लिख के दें कि आप बिल्कुल इसे टोटल सरेंडर करते हैं। समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई कौम ये नहीं करेगी जिसको ये पता हो कि उसको इतनी बड़ी थ्रेट है, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ आइडियोलॉजी, इन द नेम ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ नेतन्याहू। कोई भी इसको एग्री नहीं करेगा। इन द केस ऑफ ईरान वी ऑल नो कि ये पहले मुस्तकिल एक चेक्स एंड बैलेंस के सिस्टम में रह चुके हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुस्तकिल ओवरसाइट के तौर पे पूरी उसको एक्सेस दी हुई थी ईरान ने, और दे वर सैटिस्फाइड कि ये उस लेवल पे एनरिचमेंट नहीं कर रहे कि ये न्यूक्लियर वेपन बना सकें। लेकिन उसके बाद कैसे सिस्टम डीरेल हुआ, कैसे उसके बावजूद पिछले साल उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, वो आपके सामने है। सो इस कॉन्फ्लिक्ट के कुछ ऐसे इंटेग्रल पार्ट्स हैं कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को उस तरह हल नहीं होने देंगे जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं। जिस तरह एक ऑर्डिनरी शख्स ये समझता है कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए, ये जंग ख़त्म नहीं होगी। इस जंग में शक्लें तब्दील हो सकती हैं, शायद एक्टिव वॉरफेयर ख़त्म हो जाए, एसिमेट्रिक फिर भी जारी रहे। इसी तरह ये जो चोक पॉइंट्स तक बात पहुँच गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद करना पड़ा ईरान को अपनी डिफेंस के लिए, वो इसको अपना डिफेंसिव एक्ट कहते हैं। अब हुसीज़ कह रहे हैं कि अगर आपने ब्लॉकेड ख़त्म ना किया जो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में लगाया हुआ है, तो फिर हम बाबुल मंदब भी बंद करेंगे। अब ये उससे बड़ी कैटास्ट्रफी होगी एनर्जी मार्केट्स के लिए और दुनिया के सारे ग्लोबल एनर्जी साइकिल के लिए, जो अभी हमने सिर्फ टेस्ट की है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। तो इन माय ओपिनियन देयर आर 6 पावरफुल फोर्सेस जो कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, यूएस में मौजूद हैं, और वो इस वॉर को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। उनमें कौन है? नियोकॉन्स हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये कौन लोग हैं। एपैक हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एनर्जी स्पेक्यूलेटर्स हैं। ये जहन में रखिएगा, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जो सिर्फ स्पेक्यूलेट करते हैं कि एनर्जी मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है। और ट्रंप का अपना फैमिली बिजनेस और फैमिली बिजनेस के इंटरेस्ट, साथ साथ उसमें नेतन्याहू के जो अज़ाइम हैं फ़लस्तीन को लेके, मिडल ईस्ट को लेके, वो शामिल हैं। सो वो लोग जो पीस चाहते हैं वो कौन है? वो बड़े ऑर्डिनरी वोटर्स हैं, बहुत आम लोग हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिसाइसिव रोल नहीं है। और वो लोग जो चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे, वो बड़ी पावरफुल पोजीशंस में हैं। अल जज़ीरा ने कोट किया कहीं से कि इस्लामाबाद में जब ये टॉक्स हुई हैं तो किसी सीनियर ऑफिशियल ने ये वर्ड्स कहे कि डिट्रैक्टर्स हर तरफ हैं, तेहरान में भी हैं, वाशिंगटन में भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो एक रुकावट है अमन में, पीस में, वो इज़राइल है, जो कि कॉन्टीन्यूसली फ़ायदा उठा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट से। उसके लिए ये विन विन सिचुएशन है। सो अंडरस्टैंड दीज एक्टर्स। इससे पहले कि मैं डिटेल में आगे जाके इन चीज़ों को डिस्कस करूँ, नियोकॉन्स कौन हैं? नियोकॉन्स या नियो कंजर्वेटिव, ये एक ऐसा ग्रुप है यूएस की पॉलिटिक्स में जो ये यकीन रखता है कि यूएस को एग्रेसिवली अपनी मिलिट्री पावर यूज़ करने की ज़रूरत है टू रीशेप द मिडल ईस्ट।
اور ख़ास तौर पे ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है? इज़राइल की सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो अज़ाइम हैं कि मिडल ईस्ट को चेंज करना है, जियोग्राफिकली स्ट्रेटिजिकली अपने कंट्रोल में लेना है, ये असल में इज़राइल के हैं। आज ही 21 अप्रैल को बात करते हुए नेतन्याहू ने एक जगह पे ये कहा कि अब जबकि हम एक और उनका शायद नेशनल डे है 21 अप्रैल, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि वी आर वेरी क्लोज टू चेंजिंग what we wanted to change in the Middle East। रजीम चेंज करने की बात हो या बॉर्डर्स चेंज करने की बात हो, उन्होंने कहा हम उसके बहुत करीब हैं। इसी तरह APAC है, जो कि अमेरिकन इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, एक बड़ी पावरफुल लॉबी है जो फंड करती है पॉलिटिशियंस को जो सपोर्ट करते हैं इज़राइल को, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ये उनकी कैंपेन्स में लगाती है और इंश्योर करती है कि वो जीतें और पावरफुल पोजीशंस में रहें। इसी तरह APAC के अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग करने वाले लोग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो बहुत कम लोगों के पास होती है उसको यूज़ करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। शॉर्टिंग का मतलब है, जो एनर्जी शॉर्टिंग एक वर्ड यूज़ होता है, या ट्रेड शॉर्टिंग एक वर्ड यूज़ होता है, उसका मतलब ये है कि वो बेटिंग करते हैं, वो शर्त लगाते हैं, ऑलमोस्ट दे गैम्बल ऑन इट कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अगले 20 आवर्स में ये होने वाला है, और उसकी बेस पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो जीतते हैं, क्योंकि उनके पास सही इन्फॉर्मेशन होती है। और मैं अभी आगे जाके डिस्कस करूंगी कि कैसे ये हो भी रहा है, और ये जहन में रखें कि ये इलीगल है। इसी तरह रोल ऑफ कांग्रेस, वॉर पावर्स एक्ट ऑफ 1973 आपने याद रखना है। अगर कोई प्रेसिडेंट एक वॉर शुरू करता है, उसके पास 60 डेज़ होते हैं कि वो उस वॉर को किसी ना किसी एंड तक पहुंचाए। अगर वो नहीं पहुंचा पाता तो भी हर हाल में उसने वापस 60 डेज़ के बाद कांग्रेस के पास जाना है, और उसको कंटिन्यू रखने के लिए परमिशन चाहिए, या उसको रोकना जो है वो कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। सो वो 60 डेज़ जो हैं वो तकरीबन May 1 को नेक्स्ट ट्यूसडे ख़त्म हो रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ये विंडो है जिसमें वो जो करना चाहते हैं, व्हाटएवर दैट इज़, वो कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कांग्रेस का रोल। कांग्रेस क्या कर रही है? डेमोक्रेट्स जो हैं वो मुस्तकिल बड़ी फायरी स्टेटमेंट्स देते हैं, और कांग्रेस में बैठ के ये कहते हैं कि ट्रंप एक्सप्लेन करे हमें ये वॉर आके कि वो ये वॉर किसके इंटरेस्ट में लड़ रहे हैं। रिपब्लिकन्स खुद को डिफेंड करते रहते हैं, और 4 दफ़ा अभी तक सेनेट में वोट हो चुका है और उस वोट को ब्लॉक किया है रिपब्लिकन्स ने। द लेटेस्ट हाउस वोट जो हुआ है अप्रैल 17 को, वो एक वोट से फेल हुआ है, बाय अ सिंगल वोट, कि वो वहाँ तक नौबत आने ही नहीं देते जहाँ पे कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास हो जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को आके कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़े। इन सिंपल टर्म्स डेमोक्रेट्स कहते हैं कि आके इस वॉर को एक्सप्लेन करे, रिपब्लिकन्स कहते हैं वी डोंट हैव टू, हमारे पास 60 डेज़ मौजूद हैं, तब तक हम जो करना चाहते हैं हम करेंगे। लेकिन डेमोक्रेट्स का रोल सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता। डेमोक्रेट्स को एक बड़ी क्लियर एक पोजीशन लेने की ज़रूरत है इस वॉर के ख़िलाफ़। जो भी ऑपोजिशन में बैठा हो वो लेता है, हमेशा अगेंस्ट जाता है वो ऐसी वॉर्स के जो किसी प्रेसिडेंट ने खुद ही स्टार्ट कर दी हो और कांग्रेस से अप्रूवल ना ली हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पोल्स ये दिखा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट, ख़ास तौर पे अगर आपको पोल्स ने ये दिखा दिया हो कि इस वक्त ये वॉर बड़ी अनपॉपुलर है, तो ये उनके लिए एक बड़ा गोल्डन टाइम होता है कि वो रिपब्लिकन्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर प्रेशर माउंट करें, और दे मेक श्योर कि उनके लिए मुश्किल हो जाए इस वॉर को जारी रखना, अपनी पॉलिसीज़ को जारी रखना, और वो इतना शोर मचाएं कि वो बता सकें दुनिया को कि ये वॉर गलत है, और कांग्रेस के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। पोल्स ये शो कर रहे हैं कि ये वॉर बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। जितने भी डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं वो भी, और कुछ रिपब्लिकन्स भी, क्योंकि जो मेगा बेस है वो एंटी वॉर है। इसका मतलब है बहुत बड़ा चंक ऑफ सोसाइटी, डेमोक्रेट्स का तो है ही है, रिपब्लिकन्स का भी एक बेस ऐसी है जो ये चाहती है कि इस वॉर को ख़त्म किया जाए। सो सवाल ये पैदा होता है कि फिर भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिर्फ इतनी छोटी छोटी सी बात क्यों कर रहे हैं कांग्रेस में कि हमें कोई प्लान दिखा दें, आप हमें बता दें आपने ये वॉर क्यों शुरू की है। वो ये डिमांड क्यों नहीं करते कि इस वॉर को रोका जाए? शॉर्ट आंसर, डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ स्प्लिट बिटवीन वोटर्स जो इस वॉर को अपोज कर रहे हैं और डोनर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल की वॉर को। लीडरशिप जान के वेग लैंग्वेज यूज़ करती है ताकि दोनों ग्रुप्स खामोश रहें। इन सिंपल वर्ड्स, डेमोक्रेट्स के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं और वो मेजॉरिटी में हैं जो बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग लेते हैं, और उनका कांग्रेस में मौजूद होना पॉसिबल ही APAC की वजह से हुआ, या इजरायली लॉबी की फंडिंग और बैकिंग की वजह से हुआ। तो वो वहाँ बैठ के
किस तरह क्लियरली इसराइल के ख़िलाफ़, इस वॉर के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, सो दे डोंट। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, वो एक लिप सर्विस देते रहते हैं कि एक्सप्लेनेशन मांग ली, किसी कमेटी के सामने किसी को बिठा लिया, जिस तरह तुलसी गैबार्ड को बिठा लिया, दैट्स इट। वो कोई ऐसी कंसिस्टेंट और परमानेंट किस्म की मूव नहीं करेंगे जो वाकई बहुत पावरफुल हो और जिससे कोई फ़र्क पड़े प्रेसिडेंट को और उनको ये वॉर रोकनी पड़े। इंटरसेप्ट एक ऑनलाइन न्यूज़ मैगज़ीन है जो कि मशहूर है बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। इंटरसेप्ट कहता है कि इसको प्लान मॉन्गरिंग कहते हैं, कि आप कोई प्लान सामने ही ना आने दें, कोई इस तरह की बेस प्रोवाइड ही ना करें आप जिसके ज़रिए से उस वॉर को रोकने की कोई शक्ल बन सके, और सिर्फ हल्की हल्की सी आप बैशिंग करते रहें गवर्नमेंट की। इससे कवर मिल जाता है डेमोक्रेट्स को कि एक तरफ वो बिल्कुल इस वॉर के ख़िलाफ़ बात भी कर रहे हैं, वहाँ पे जो नोट्स बनते हैं कांग्रेस में उसमें उनका नाम भी रिकॉर्ड हो जाता है, और साथ साथ वो इजराइल को भी सपोर्ट करते रहते हैं। टफ ऑन ईरान, ये उनका एजेंडा है। दे हैव टू बी टफ ऑन ईरान, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द एजेंडाज ऑफ एपैक एंड इजरायली लॉबी। सो इससे हट के वो कुछ नहीं कर सकते। सो यहाँ आपको कांग्रेस के साथ तक कॉम्प्रोमाइज़ है वो समझ आना चाहिए। और एग्जैक्टली ये जो मैं कह रही हूँ, ये अगर आप इंटरसेप्ट को पढ़ें, मार्च 13 को 2026 को ये उनकी पब्लिकेशन का हिस्सा है। कई डेमोक्रेट्स ऐसे हैं जो बहुत ओपनली प्रो वॉर हैं, यानी कि ये ईरान को किसी लेवल पे भी आपने स्पेयर नहीं करना, वो इसको टोटली ओन करते हैं, और उनको इस चीज़ का ना एहसास है ना वो केयर करते हैं कि वो बैठे हुए डेमोक्रेटिक पार्टी में है जो कि बज़ाहिर एक प्रोग्रेसिव एंटी वॉर पार्टी है। चाहे चक शूमर हो, ये लोग तो मशहूर हैं कि ये इतनी ओपन प्रो इजराइल पोजीशन लेते हैं कि उसके बाद आप बात ही नहीं कर सकते। इसी तरह सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल हैं, वो कहते हैं कि इजराइल एलाय है और करंटली वो अंडर अटैक है। ये उनके वर्ड्स हैं कि आर एलाय इज़ अंडर अटैक, हम उसे वल्नरेबल कैसे छोड़ सकते हैं, तो हम उनकी सपोर्ट करना बंद नहीं कर सकते। इसी तरह जैरेड गोल्डन है रिप्रेजेंटेटिव, जिन्होंने जो सिंगल डिसाइडिंग वोट था अगेंस्ट द वॉर पावर्स रेजोल्यूशन ऑन अप्रैल 17, वो उन्होंने डेमोक्रेट्स का हिस्सा होते हुए भी दिया, यानी अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की वॉर को सपोर्ट किया। एपैक पब्लिकली थ्रेटन करती है हर उस डेमोक्रेट को जो उसको अपोज करने की कोशिश करता है, या जो इजराइल रिलेटेड जितने भी मिलिट्री एक्शन रिलेटेड मामलात हैं उसमें अगर वो कोई और पोजीशन लेने की कोशिश करे तो उनको हटा दिया जाता है सीट से। एपैक मेक श्योर कि डेमोक्रेटिक पार्टी में स्पेशली सिवाय उन लोगों के कोई मौजूद ना हो जो ओपनली इजराइल को सपोर्ट करते हों। इन अदर वर्ड्स, उनका मैसेज ये है कि हमारी वॉर के अगेंस्ट आप वोट दे के देखें और हम आपके जो ओपोनेंट हैं उनको नेक्स्ट टाइम आपकी सीट पे बिठाएंगे। और पीबीएस पे एक प्रोग्राम आता है न्यूज़ आर के नाम से, 1 मार्च 2026 को ये उसमें डिस्कशन भी हो चुकी है। नाउ बाय लॉ ट्रंप को मई 1 तक या तो कांग्रेस से परमिशन चाहिए या फिर ये वॉर एंड करनी पड़ेगी। वो कंटिन्यू नहीं कर सकते इस वॉर को, यानी इट्स वेरी सिंपल, या तो कांग्रेस आपको अलाउ कर दे कि आप ये वॉर जारी रखें, और अगर वो आपको अलाउ नहीं करती तो आपको ये जंग जो है ये बंद करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान ये है, या यूएस की जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसका प्लान ये है कि डेडलाइन को भी इग्नोर करें, कांग्रेशनल साइलेंस यानी कि वो ना हाँ में वोट दे रहे हैं ना में वोट दे रहे हैं, उस साइलेंस को येस समझें। बट ये याद रखें कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें अप्रूवल चाहिए ब्लैक एंड वाइट में। आप खामोशी को ये नहीं कह सकते कि ये अप्रूवल ही है, और डेमोक्रेट्स ने जो खामोशी रखी हुई है वो एक तरह से अपने आप को सेव करते हैं, ना वो ब्लैक एंड वाइट में इसको नो कह रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं। सो टैसिट अप्रूवल टूवर्ड्स दिस वॉर, दिस इज़ हाउ hypocritical role of Congress is at the moment। जो वॉर पावर एक्ट है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, वॉर पावर एक्ट 1973, उसको आप पढ़ें। वो कहता है अगर एक प्रेसिडेंट ने वॉर शुरू की है और ख़ुद ही से शुरू कर दी है तो उसके पास 60 डेज़ हैं, उसके बाद उसको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा परमिशन के लिए, और अदरवाइज़ रुकना पड़ेगा। तो 60 डेज़ कब ख़त्म हो रहे हैं? मई 1, 2026 विच इज़ नेक्स्ट ट्यूसडे। इसलिए इस वक्त एक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है डोमेस्टिकली यूएस के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि इससे प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई फ़र्क पड़ता है, बट दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज and this is what Congress must adhere to। Now, अब हर लॉयल रिपब्लिकन जो है वो चाहता है कि जो ग्राउंड इन्वेजन है उस पे ज़रा प्रॉब्लम होगी हमें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अब इसको कोई ना कोई लीगल कवर तो देना पड़ेगा, बिकॉज इसमें लोगों के घरों से लोगों ने जाके अब ग्राउंड पे लड़ना है। सो उसका उन्होंने एक हल ये निकाला है कि एक ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं।
और वो ड्राफ्ट कौन तैयार कर रहा है? खुद रिपब्लिकन सेनेटर हैं लीसा मर्कोव्स्की, जो क्वाइटली ड्राफ्ट कर रही हैं AUMF, जिससे लिमिट्स आ जाएंगी वॉर पे, यानी वॉर को एक सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी कि इससे बाहर ना जाएं, रोका नहीं जाएगा, यानी रूल्स बना दिए जाएंगे। और फिर रूल्स की कौन परवाह करता है, आप उसे बेशक वायलेट करते रहें। सो ऑथराइजेशन ऑफ यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स AUMF, उसका एक बिल तैयार किया जा रहा है कांग्रेस में, और वो एक फॉर्मल परमिशन स्लिप होगी कांग्रेस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को कि आप ये वॉर जारी रखें। सिर्फ ये 2-3 काम है, ये ना करें। एंड हु वुड मॉनिटर दैट? कौन होगा जो जाके चेक करेगा कि ऑन ग्राउंड वहाँ पे क्या हो रहा है? सो दिस इज़ हाउ दे आर गिविंग परमिशन, दे आर गिविंग tacit approval for now to President Trump to continue with the war one way or the other। और ये मैं द हिल और द फॉक्स न्यूज़ को कोट कर रही हूँ, अप्रैल 2026 में वो मुस्तकिल ये रिपोर्ट करते रहे हैं। एक और जो एंगल है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि वो भी एक स्ट्रक्चरल रियलिटी है कि किस तरह आप ट्रेडिंग से फ़ायदा उठाते हैं, वो वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट हैं जॉश रॉगिन, जिन्होंने CNN पे इस हफ्ते में बैठ के ये कहा है, उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, रैम्पेंट करप्शन एंड एन इनसाइडर सेल्फ डीलिंग। एग्जैक्टली उन्होंने अप्रैल 17 को ये बात कही है। वो ये कहते हैं कि एक बहुत करप्शन और अंदर की इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा के सेल्फ डील्स करने का एक सिलसिला जारी है प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द। और वो जो अप एंड डाउन प्रेडिक्शंस होती हैं बार बार कि उनकी एक ट्वीट आती है और उसमें वो बताते हैं कि कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस विंडो में जो ट्रेड बेटिंग करके लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, जो लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो उस टाइम में बेशुमार बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। उसी के बेस पे वो नेगोशिएशंस करते हैं, उसी की बेस पे वो मार्केट्स को मैनिपुलेट करते हैं। सो उनका ये कहना है कि जो इनसाइडर्स हैं, यानी क्लोज सर्कल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो इस वॉर को मार्केट प्रॉफिट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये उनके लिए प्रायोरिटी है। उनके लिए इस वक्त एंडिंग द वॉर इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। द मिरर US ने ये लिखा है और CNN ने ये रिपोर्ट किया है। सो 2 स्पेसिफिक इंसिडेंट्स जो उन्होंने कोट किए हैं वो अप्रैल 7 है, जब तकरीबन $950 मिलियन की बेट थी कि ऑयल प्राइसेस कहाँ तक गिरेंगी। सिर्फ कुछ घंटे पहले जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम 2 वीक सीज़ फायर अनाउंस कर रहे हैं, और फ़ौरन 15% प्राइसेस गिरी ऑयल की, और उसमें लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। और उसके बाद अप्रैल 17 जब अप्रॉक्सीमेटली $760 मिलियन इन बेट्स में लोगों ने जीते, 20 मिनट्स पहले सिर्फ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की उन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो ज़ाहिर है जिन लोगों को 20 मिनट पहले पता था कि ये अनाउंसमेंट होने जा रही है, उन 20 मिनट्स में उन लोगों ने इतने पैसे कमाए हैं। बड़े कंजर्वेटिव कमेंटेटर्स जो हैं, जो कि बेसिकली रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं, उन तक ने कहा है कि SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करे कि ये कैसे वाइट हाउस में लोग बैठ के जो इंफॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसकी बेस पे बेशुमार पैसा कमा रहे हैं। नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं पॉल क्रूगमैन, उन्होंने अगर मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊं तो उन्होंने इस पर लिखा है, उन्होंने कहा है कि द वॉर स्टार्ट एंड स्टॉप इज़ बीइंग ड्रिवन बाय व्हाट मेक ट्रम्प्स एलाइज मनी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में जो इस वक्त वॉर कब शुरू होनी है, कब इंटेंसिफाई होनी है, कब ज़रा उसको हल्का करना है, इस इंफॉर्मेशन का सबसे पहले उन लोगों को पता चलता है जो ट्रंप के एलाइज हैं और उनके इर्द गिर्द बैठ के वो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे बेतहाशा पैसे कमा रहे हैं। सो एंडिंग द वॉर मीन्स एंडिंग अ प्रॉफिट मशीन, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ये जो सिचुएशन है कि आप वॉर नहीं रोक रहे, आप प्रॉफिट मशीन का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसमें एक्सियोस को अगर मैं कोट करूं, जो कि बहुत ही क्रेडिबल न्यूज़ सोर्स है, तो ट्रंप के जो अपने बेटे हैं एरिक और डोनाल्ड जूनियर, उन्होंने ड्रोन कंपनीज़ में रिसेंटली इस वॉर के शुरू होने से पहले पेंटागन के कई कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लिए हैं, यानी बेतहाशा ड्रोन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरह जैरेड कुशनर, उनके सन इन लॉ, जो कि जितनी दफ़ा भी ईरान के साथ नेगोशिएशंस होती हैं उसका हिस्सा होते हैं, उनके बारे में एक्सियोस ने कहा है कि ही इज़ रेजिंग बिलियंस ऑफ हिज प्राइवेट इक्विटी फंड फ्रॉम पर्शियन गल्फ गवर्नमेंट्स, यानी कि सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, कतर, जिन गल्फ गवर्नमेंट्स को इस वक्त प्रॉब्लम है और जिनको बहुत ये डीप इशू है कि ये वॉर किसी तरह रोके, वो उन्हीं के साथ मुस्तकिल बिजनेस में हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक ऐसी पोजीशन में डाला हुआ है इस वक्त कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जैरेड कुशनर की कंपनीज़ में, इक्विटी फर्म्स में, कि किसी तरह शायद इनकी फेवर के ज़रिए से हम इस पोजीशन से निकल सकें। मार्च 25
को ये पब्लिश हुआ था इन एक्सियोस, आप लोग इसको खुद पढ़ सकते हैं। सो इस सब चीज़ों को जहन में रखते हुए कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रॉफिटियरिंग हो रही है, अगर एक डील साइन भी हो जाती है तो उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, या उससे क्या होगा। US ईरान टॉक्स जो इस्लामाबाद में हुई, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, हमने देखा अभी तक क्या हुआ है। कभी उसको बिल्कुल एक अच्छी खबर के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, मैं उनकी तरफ से बात कर रही हूँ। पाकिस्तान तो ज़ाहिर है एक अच्छा रोल प्ले कर ही रहा है, वो इसको अच्छे तरीके से ही प्रेजेंट करेगा, बट एक टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप आपको इसको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं कि इट इज़ वेरी गुड न्यूज़, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन कर दी है, जो कि ईरान ने इसलिए ओपन की थी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर बताया जाए कि वी आर रेडी फॉर द फाइनल डील। लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये पैगाम देते हैं कि हमने वॉर जीत ली है, हमने ब्लॉकेड नहीं हटाया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दी है। जिसके बाद फिर जवाब में जो हार्ड लाइनर्स हैं, ज़ाहिर है दोनों साइड्स पे हैं, स्पेशली जो IRGC है जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है इन द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उन्होंने फिर एक पोजीशन लिया और उन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा क्लोज कर रहे हैं। तो अप्रैल 11 से लेके 12 से लेके ये जो राउंड्स चल रहे थे मुस्तकिल और 21 आवर्स के इंटेंस टॉक थे, और उसके बाद अब सेकेंड राउंड प्लान हो रहा है। इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसको देखने के लिए ट्रंप का पैटर्न देखना ज़रूरी है। ही हैज़ अ रिकॉर्ड, ट्रंप हैज़ अ रेकर्ड ऑफ वॉकिंग अवे फ्रॉम द डील्स विद इन नो टाइम, और वो उसके ऊपर ना शर्मिंदा होते हैं ना वो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं। आज भी कुछ CBS के जर्नलिस्ट उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और वो उनको कह रहे थे आउट, उनके ये वर्ड्स थे कि इट्स ओवर, आप ओवल ऑफिस से बाहर जा सकती हैं। सो जो डील्स आज तक जिनसे वॉकआउट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा माइलस्टोन JCPOA था, जो कि ईरान न्यूक्लियर डील थी US के साथ, जिसमें 18 मंथ्स की बैक टू बैक डिप्लोमेसी और एक्सचेंज ऑफ डिटेल्स शामिल थी। ये बड़ी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं। 2018 में यूनिलैटरली, यानी कि ईरान ने कुछ ऐसा नहीं किया था जिसके जवाब में एज अ रिएक्शन US ऐसा करता। अपनी फर्स्ट टर्म में ट्रंप वॉकड आउट ऑफ इट, और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स ने सर्टिफाई किया था कि ईरान टोटली इसके मुताबिक चल रहा है जो एग्रीमेंट हुआ था। उसके बावजूद ट्रंप कॉल्ड इट ऑफ। इसी तरह नॉर्थ कोरिया हेनोई समिट 2019 में किम जॉन उन के समिट में इन पर्सन बैठे हुए एकदम से ट्रंप उठ के चले गए, उसको उन्होंने निगेट कर दिया कि आई एम नो मोर पार्ट ऑफ इट। TPP, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, INF ट्रीटी, ओपन स्काइज, WHO फंडिंग, UN की एजेंसीज की फंडिंग्स, वो एक ट्वीट के ज़रिए से इन सब में से निकल गए। सो जो करंट ईरान सीज़ फायर है, जब से ये डिक्लेयर हुआ है उसको भी देख लें तो वो कब से वायलेट हो रहा है। लेबनान में आपने देखा 1 मिनट के लिए भी सीज़ फायर एग्जिस्ट नहीं कर सका। विद इन 10 आवर्स ऑफ इट उसकी वायलेशन शुरू हो गई, और उसको ओन करते हैं नेतन्याहू। वो इससे बिल्कुल झिझकते भी नहीं हैं कि उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। ये भी याद रखें कि ट्रंप ने इस्लामाबाद टॉक्स के फ़ौरन बाद फुल नेवल ब्लॉकेड की धमकी दी थी और उसे इम्पोज भी किया था। सो अगर इस स्ट्रक्चरल रियलिटी को देखा जाए तो ये जो 6 पावरफुल फोर्सेस हैं जिसकी मैंने शुरू में बात की, जो चाहती हैं कि वॉर जारी रहे, नियोकॉन्स, नियो कंजर्वेटिव, APEC, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, वो कौन हैं? वो खुद डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भी उसमें शामिल हैं, सिर्फ कोई बाहर के लोग नहीं हैं। एनर्जी स्पेकुलेटर्स, जिनका मैंने आपको बताया, जो प्रॉफिट कर रहे हैं इस बेट्स पे कि उन्हें पता है कि अगले 20 आवर्स में क्या होने वाला है। ट्रंप फैमिली का अपना बिजनेस, अपने इंटरेस्ट, नेतन्याहू के टेरिटोरियल एम्बिशंस, तो इन सबको मिलाएं तो ये लोग इतने पावरफुल हैं कि उसमें पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, या टर्की और इजिप्ट और सऊदी अरेबिया जो कोशिश कर रहे हैं, ये इसको तो फिर बहुत वैल्यू करने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि रियलिटी में वॉर को जारी रखने में कितने पावरफुल लोगों का इंटरेस्ट है। कोई डील अगर साइन हो भी जाती है तो उसको कहाँ और किस हद तक ऑनर किया जाएगा, मे बी जब तक ट्रंप के अपने इमीडिएट पॉलिटिकल नीड्स पूरे हो रहे हों वो उसको उसके लिए यूज़ करेंगे। जैसे ही उन्हें लगेगा कि इससे उनको कोई मार्केट में फ़ायदा हो सकता है, उनके एलाइज को कोई प्रॉफिट हो सकता है, तो एक ट्वीट, एक X पे पोस्ट या एक ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आएगी और वो उससे निकल जाएंगे। सो ईरान की जो सिचुएशन है इस वक्त, उसको यहाँ से समझने की ज़रूरत है कि JCPOA का जो एक्सपीरियंस है वो हमें ये बताता है कि नो मैटर हाउ मच यू कंप्लाई विद US अपनी मर्ज़ी से जंग शुरू करता है और ख़त्म करता है। कमिंग बैक टू फुल सर्कल, क्या अमेरिकन वोटर या सेनेट इलेक्शंस जो आने वाले हैं मिड टर्म, वो इसको चेंज कर सकते हैं?
तो डेमोक्रेटिक हाउस मेजॉरिटी जो है नवंबर में हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो चेंज हो जाती है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया सारा कि डेमोक्रेट्स किस तरह एक टैसिट अप्रूवल खामोश की शक्ल में कि नो प्लान इज़ इन साइट की शक्ल में एक तरह से खामोश बैठे हुए हैं कि हमारी खामोशी को आप बेशक हाँ में इंटरप्रेट कर लें, वो क्यों कुछ चेंज होने देंगे या सेनेट में चेंज आने से क्या चीज़ें चेंज होंगी। ऑन ईरान पॉलिसी कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं आएगा बिकॉज़ यही डेमोक्रेट्स हैं। किस तरह गाज़ा का जो पीरियड था जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये सारा क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया था। बाइडन का रिकॉर्ड ये प्रूव करता है कि वो प्रो इज़राइल नहीं हैं, वो बिल्कुल ही इज़राइल की लाइन को फॉलो करते हैं, यानी ही इज़ अ स्टेप अहेड ऑफ ट्रम्प इन मोर देन मैनी वेज। वो तो अपने आप को ज़ायनिस्ट भी कहते हैं। सो उनके जो अपने वोटर्स हैं वो जब उन्हें कह रहे थे कि इस वॉर को रोका जाए, उन्होंने उस वक्त उनकी बात नहीं सुनी। बाइडन बाईपास्ड कांग्रेस रिपीटेडली टू आर्म इजराइल। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। पीबीएस ने इसको रिपोर्ट किया है दिसंबर में 2023 में 2 दफ़ा। उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इमरजेंसी अथॉरिटीज़ इन्वोक की और वेपन्स की जो सेल्स हैं वो विदाउट कांग्रेशनल रिव्यू इसराइल को फ़ौरन एक्टिव की, उसको भेजी, यानी कि कांग्रेशनल अप्रूवल लेने का वेट भी नहीं किया। तो मैकेनिज़्म जो ट्रंप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं कांग्रेस को बाईपास करने का ऑन ईरान, वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम बाइडन। बल्कि ये प्ले बुक तो इन्वेंट ही बाइडन ने की है। अगर किसी दिन मैं आपको जो बाइडन की सारी हिस्ट्री बताऊं तो इजराइल की सपोर्ट के लिए कांग्रेस में जो सिस्टम्स कन्फिगर किए हैं उसमें जो बाइडन का बहुत रोल है। जो स्कॉलर्स बात कर रहे हैं इस पे कि बाइडन ने क्या रोल प्ले किया है, उसमें वर्ल्ड अफेयर्स एक जर्नल है, उसमें अगर आप वैक्समैन एंड प्रेसमैन को पढ़ें 2025 में ये पब्लिश हुआ था, तो उन्होंने लिखा था 50,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड and most of the Gaza Strip completely devastated. ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस चीख रही हैं कि इज़राइल के इन एक्शंस को रोका जाए, ये जेनोसाइड है। लेकिन ये आर्टिकल एक्सप्लेन करता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ना सिर्फ अलाउ करते रहे इस मैस किलिंग को और इस डिस्ट्रक्शन को, बल्कि ही कॉन्टिन्यूड टू गिव एज मच सपोर्ट टू इज़राइल एज पॉसिबल। कैसे? सप्लाइंग वेपन्स टू इज़राइल, जितने दे सकते थे डिप्लोमेटिक कवर में, और बाईपास करके कांग्रेस को, या इवन कांग्रेस में जाना पड़ता तो उसके भी उनके पास तरीके थे, तो वो कम्प्लीटली उनको सपोर्ट करते रहे हैं। सिमिलरली 2025 जनवरी में जैसे ही ट्रंप ने ऑफिस संभाला तो एक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर की शिपमेंट रुकी हुई थी, बॉम्ब्स की शिपमेंट जो कि जानी थी इजराइल। मार्च 2025 में मार्को रूबियो ने सेम इमरजेंसी अथॉरिटीज़ को इन्वोक किया और जो कि बाइडन यूज़ करते रहे हैं, और इजराइल को $4 बिलियन के जो वेपन्स थे वो फ़ौरन प्रोवाइड किए, जिसमें 35,000 to 2,000 पाउंड वज़नी बॉम्ब्स शामिल थे। सो डिफरेंट प्रेसिडेंट्स, डिफरेंट पार्टी, सेम पॉलिसी, सेम मैकेनिज़्म। अल जज़ीरा का ये कहना जो उन्होंने नवंबर 21 को 2024 को कहा था कि बाइडन का वो पीरियड जिसमें वो बिल्कुल ही लेम डक पीरियड कहते हैं, कि बाइडन अपने लोएस्ट थे पॉपुलैरिटी पे, और उस वक्त आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी फ़िक्र होनी चाहिए कि आने वाले इलेक्शंस में क्या करना है। बस उसके बावजूद बाइडन का जो वाइट हाउस था, इट लॉबीड अगेंस्ट बर्नी सैंडर्स। बर्नी सैंडर्स, आप याद रखें, हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए और इजराइल के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो बर्नी सैंडर्स का जो बिल था, जिसमें जो बड़ा मेजर बिल था कि रिस्ट्रिक्ट करें, इजराइल को वेपन्स भेजना बंद करें क्योंकि ये जेनोसाइड के लिए यूज़ हो रहा है, अपनी पॉपुलैरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जो बाइडन ने और उस बिल की मुखालफत की। सो इवन व्हेन जो बाइडन हैड नथिंग टू लूज़, उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा ये बेस लूज़ होती है तो हो जाए बेशक, वेपन्स पहुंचते रहने चाहिए इजराइल में। वाई? बिकॉज ही नोज़ के वोटर्स से मसला हल नहीं होता। प्रेसिडेंट हाउस में आपको पहुंचाने वाली एपैक लॉबी है, इजराइल फ्रेंडली लोग हैं, तो इसलिए उनको पॉलिटिकल कैपिटल की कोई परवाह ही नहीं थी। सो एक अमेरिकन वोट असल में कर क्या सकता है? अगर इस पे हम बात कर लें तो वो पॉलिसीज़ नहीं चेंज कर सकता, कि दोनों पार्टीज़ में पोजीशन ऑन ईरान एंड इजराइल एक ही जैसी है, पैलेस्टाइन पे पॉलिसी एक ही जैसी है, उसके बारे में वोटर्स कुछ नहीं कर सकते। चाहे उनसे ओबामा कोई वादे करते रहे हों, ट्रंप हों, बाइडन हों या दोबारा ट्रंप हों, पॉलिसी सेम रही है। अनकंडीशनल वेपन्स एंड डिप्लोमेटिक कवर at the UN, no consequences for civilian death, bypass the Congress when needed, but support Iran. तो बर्नी सैंडर्स ने जब ये सेनेट में बिल पेश किया कि इज़राइल के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं,
तो उसको सिर्फ 18 वोट मिले, 100 सीट्स होती हैं सेनेट में। तो अगर आपका एक्चुअल साइज ऑफ एंटी वॉर डेमोक्रेटिक कॉकस इतना छोटा है, सिर्फ 18 वोट्स मिले, और उस वक्त डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी, वो चाहते तो इसको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जो है वो पास कर सकते थे और रोक सकते थे इस जेनोसाइड को। उन्होंने ये नहीं किया, बट नॉट इवन क्लोज टू दैट, उन्होंने उसको सपोर्ट किया और उसके बाद वो आर्म सप्लाई जारी रही इजराइल को। नाउ अंडरस्टैंड दिस, हाफ ऑफ द अमेरिकन्स अपोज्ड बॉम्बिंग ईरान, हाफ ऑफ द अमेरिकन्स। इसी तरह हाफ ऑफ द अमेरिकन्स सेड कि आप जेनोसाइड बंद करवाएं, इजराइल को सपोर्ट ना करें। 2/3 ऑफ इजराइलीज देमसेल्व्स वांट, जो अंदर उनकी सोसाइटी में लोग बैठे हुए हैं, 2/3 वो कहते हैं कि गाज़ा वॉर को ख़त्म करें। अमेरिकन डेमोक्रेटिक जो प्राइमरी वोटर्स हैं वो तो बाकायदा कहते हैं कि इजराइल की एड के ऊपर पाबंदियाँ लगाएं। इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विच मीन्स कि वोटर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिसी कंटिन्यू करती है हर हाल में। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको एक ख़ास फिनोमिना का नाम देते हैं, वो कहते हैं दिस इज़ डेमोक्रेटिक डेफिसिट, कि जब पब्लिक ओपिनियन कंसिस्टेंटली किसी चीज़ के ख़िलाफ़ है लेकिन पॉलिसी किसी और तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है देयर इज़ अ गैप, एक्चुअल पावर स्ट्रक्चर्स में लोगों की से नहीं है। ऑन मिडल ईस्ट पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स ने यह साबित किया है कि उनका जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है डेवलप्ड वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में, वो कितना ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन वोटर किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस कर सकता है? डोमेस्टिक इश्यूज़ पे, टैक्स पॉलिसी, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, इमिग्रेशन, अबॉर्शन एक्सेस, क्लाइमेट रेगुलेशंस। दिस इज़ द मैक्सिमम दैट वोटर्स कैन डू। ऑन फॉरेन पॉलिसी इट डजंट मैटर कौन सा प्रेसिडेंट बैठा है, वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है जहाँ पे जो डीप स्टेट ऑफ यूएस है वो इतनी पावरफुल है कि उसके होते हुए और एपैक जैसी लॉबीज़ के होते हुए उस पॉलिसी को कोई चेंज नहीं कर सकता। द डोनर क्लास इन बोथ पार्टीज डिमांड्स अनकंडीशनल सपोर्ट टू इजराइल। एपैक ऑपरेट करता है एक ऐसा इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म जो इतने मिलियंस स्पेंड करता है उन लोगों को कांग्रेस में लाने के लिए जो ये इंश्योर करें कि उसकी पॉलिसी फॉलो की जाएगी। 2 डेमोक्रेट्स जमाल बाउमन और कोरी बुश ने 2024 में अपनी ही प्राइमरीज हार दी थी क्योंकि उन्होंने इजराइल का साथ देने से इनकार किया था, और एपैक ने उनको कह के कि हम आपके ओपोनेंट्स को जिताएंगे, उन्होंने उनको सेनेट की रेस से बाहर कर दिया था। डिफेंस इंडस्ट्री फंड करती है ऐसे लोगों को जो दोनों पार्टीज़ में मौजूद हैं और एपैक बैक्ड हैं, और पेंटागन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी उन्हीं लोगों को मिलते हैं। इसी तरह इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जो मर्ज़ी प्रेसिडेंट आ जाए वो कोई ट्रांजिशन नहीं होने देती, चेंज नहीं आने देती मिडल ईस्ट पॉलिसी में। सो इन प्लेन वर्ड्स, वोटर को शायद पर्सनालिटी और उसका रेटरिक क्या है उसकी बेस पे अपनी चॉइस से वोट दे के खुश हो जाने का तो हक है, लेकिन उन्हें पॉलिसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो कंप्लीट द सर्कल, इवन इफ डेमोक्रेट्स विन द हाउस मेजॉरिटी इन नवंबर 2026, अब ये जो आ रहे हैं इलेक्शंस, अगर उसमें डेमोक्रेट्स आ भी जाते हैं, नथिंग वुड चेंज ऑन पेपर, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा। हेयरिंग्स होती रहेंगी, स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर्स लिखे जाएंगे, ट्रंप की मार्केट मैनिपुलेशन पे बात होती रहेगी, ऐसी रेजोल्यूशंस पास होती रहेंगी जो नॉन बाइंडिंग है, यानी आप बेशक उन पे अमल करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंडिंग बोथ टू इजरायली मिलिट्री एंड यूएस ऑपरेशंस टू सपोर्ट इट वो जाती रहेगी, और अगर वो 2028 में प्रेसिडेंसी में आ भी जाते हैं, डेमोक्रेट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो इजराइल का रेटरिक इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह अभी तक चल रहा है। एपैक मनी से जीत के आने वाले लोग ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हों। सो दिस इज़ द रियलिटी। इसके होते हुए लेट्स होप कि जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो कंट्रीज़ कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान उसके सेंटर में है, कि किसी तरह कोई ना कोई डील क्लिक हो जाए, कोई ना कोई सैनिटी प्रिवेल करे, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर द ग्लोबल मार्केट, हमारे रीजन के लिए अच्छा नहीं है, पीस के लिए अच्छा नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से बॉम्ब किया जा रहा है ईरान में लोगों को, और उसके जवाब में ज़ाहिर है फिर ईरान भी कर रहा है, इस चीज़ को रोकने के लिए ये वो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये वो रुकावटें हैं जिनका हमें सामना है। सो इट्स नॉट एन ईजी डील। डोनाल्ड ट्रंप आए या उनका कोई और सीनियर ऑफिशियल आए, डील साइन करे, वापस जाके उसको कितना इंश्योर कर पाता है, वाइल इज़राइल इज़ नॉट रेडी फॉर एनी डील। दीज आर द क्वेश्चंस इन माई माइंड। शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कोई इस तरह का एग्रीमेंट हो जाए
جس سے جو بہت ہی امیجیٹ ویکیوم کریٹ ہوا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے. شاید ٹریڈ ریلیٹڈ معاملات جو ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے. نیوکلیئر کے اوپر ہمیشہ یہ ایران کو سپریس کرتے رہے ہیں, لیکن ایران نے اس پہ بھی مان کے دیکھ لیا ہوا ہے کہ جیسے POA میں کیا ہوا تھا. تو واٹ نیو کین US آفر, یہ ابھی دیکھنا پڑے گا جس کو ایرانینز جو ہیں وہ اگری کر سکیں. ان دی اینڈ آئی وڈ سے کہ ہر امپائر ایک ایسی سٹیج پہ پہنچتی ہے جہاں پہ جب وہ ایک ایسی فارن پالیسی کو مستقل کنسسٹنٹلی پریکٹس کرتی رہی ہو جس کے بڑے امپیریل ڈیزائنز ہوں, جو آٹو پائلٹ پہ آپریٹ کرتی ہو, اس کو ڈومیسٹک ایشوز سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہ پڑتا ہو, ڈونرز اور کانٹریکٹر کلاس زیادہ میٹر کرتی ہو, پروفٹ زیادہ میٹر کرتا ہو, تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. برٹن ان دا لیٹ 1800s, فرانس ان دا 1950s بالکل اسی پیٹرن کے مطابق چل رہے تھے, اور اس کو ابن خلدون نے, مجھے یاد آیا 14th سینچری میں ایک باقاعدہ ایز اے تھیوری پریزنٹ کیا تھا. ہی واز این عرب ہسٹورین اور فلاسفر تھے جن کی ابھی تک یہ بڑی انفلوئنشل تھیوری کوٹ کی جاتی ہے کہ امپائرز کا رائز اینڈ فال کیوں ہوتا ہے. تو کور آئیڈیا یہ تھا کہ ساری امپائرز جو ہیں بس ایک ہی جیسے پریڈکٹیبل پیٹرنز اور سائیکل کو فالو کرتی ہیں, اور تقریباً 3 جنریشنز تک وہ سائیکل چلتا ہے, تقریباً 120 ایئرز بنتے ہیں یہ, اور اس کے بعد ان کا کولیپس شروع ہو جاتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب اتنی بڑی پار کولیپس کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے جو اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر ایفیکٹ چھوڑ کے جاتی ہے, دنیا کے اوپر ایفیکٹ چھوڑ کے جاتی ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. سو ویل لیٹس سی ہاؤ دا نیوز ڈیولپ. یہ سائیکل شکل کیا اختیار کرتا ہے, بٹ یہ جو 6 اسٹرکچرل ریالٹیز یا اسٹرکچرل ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ لوگ جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فار گڈ اس کانفلکٹ کا خاتمہ ہو, ریئلسٹک اسیسمنٹ یہ رکھنی چاہیے کہ کوئی وقتی ڈیسیجن تو ہو جائے گا, لیکن ان دا لانگ رن جب تک اسرائیل جیسا سپوائلر موجود ہے, جب تک وار سے پروفٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں, تب تک یہ چیز کتنی دیر تک سسٹینیبل رہتی ہے. پیس ہو بھی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا سسٹینیبل پیس ہونا چاہیے, انڈیورنگ پیس ہونا چاہیے, وہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا, دیٹ از دا کویسچن. سی یو نیکسٹ ٹائم.